ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पर हम लोग ने डिफाइन किया था द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, एक बार वेरी क्विकली आपको याद दिलाता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसको डिफाइन किया था और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन। एच नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस, और रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस होने का मतलब है कि सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस में, क्योंकि कंडीशन अगर चेंज हो जाएगी तो उसी सवाल के बहुत सारे जवाब आ सकते हैं। तो जनरली इसलिए कंडीशंस को फिक्स करके बात की जाती है। तो लेट्स से इसका मतलब क्या था? इसका मतलब तो था भाई सिंपली कि उस रिएक्शन के होने से कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ए प्लस बी goes to C plus DD। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन है उसे हम लोग डिफाइन करते हैं एज द टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब हो गया C इंटू एच एम नॉट ऑफ C प्लस D इंटू एच एम नॉट ऑफ D। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। total enthalpy of products minus the total enthalpy of reactants। तो A into HM naught of A plus B into HM naught of B। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को सोच सकते हैं। और ये बेसिकली है क्या? ये सिंपली हीट एक्सचेंज्ड है व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द गिवन स्टोइकियोमेट्री। और जब मैं ये गिवन स्टोइकियोमेट्री वर्ड यूज कर रहा हूं तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने ये सब बातें डिस्कस करी है, गिवन स्टोइकियोमेट्री का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया था। लेकिन फिर हमने बोला कि भाई इस तरह से समझा तो जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एच एम नॉट ऑफ सी, एच एम नॉट ऑफ डी, ये सब क्या है? मोलर एंथैल्पी ऑफ सी, डी, ए एंड बी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो C का, D का, A का, B का, इन सब का मोलर एंथैल्पी की वैल्यू बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि एंथैल्पी की वैल्यू होती है U प्लस PV, और मोलर एंथैल्पी मतलब हो गया एक मोल का एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की वैल्यू होती है U प्लस PV, और U की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं होती, इसलिए H की भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता नहीं चल सकती। तो इस तरह से हम लोग एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम लोग अब क्या करेंगे कि जैसे फिजिक्स में हम लोग करते हैं कि हम लोग एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, तो एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या किया? जीरो मान लिया, है ना। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो माना। ठीक है, तो उसी सिलसिले में, उसी कंटेक्स्ट में, मतलब उसी टाइप का लॉजिक लगाते हुए हम लोगों ने डिफाइन किया था एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इसको हम लोगों ने बच्चों रिप्रेजेंट किया था डेल्टा एच एफ नॉट से। ठीक है, और डेल्टा एच एफ नॉट क्या था? मैं डेफिनेशन दोबारा से पूरी नहीं लिख रहा हूं। डेल्टा एच एफ नॉट सिंपली था द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a compound is formed from its elements in standard state। मतलब किसी भी सब्सटेंस का एक मोल बने, किससे बने? उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट से बने। ठीक है, जैसे हमने H2O का बात किया तो हमने लिखा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गोज टू H2O लिक्विड। तो इस रिएक्शन में H2O लिक्विड बन रहा है। ठीक है, एक मोल बन रहा है, किससे बन रहा है? एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है। तो इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, हम इस रिएक्शन को आज से ऐसे सोचेंगे कि पानी का फॉर्मेशन हो रहा है। कोई भी पदार्थ, कोई भी कंपाउंड अपने एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा हो तो उसको इस तरह से सोचा जाता है कि वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड है।
एंथैल्पी मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। और फिर हमने बोला था कि डेल्टा HF नॉट ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। अब इसका स्टैंडर्ड स्टेट का मैंने बहुत सारा एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में। एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट ये इक्वल्स टू 0 है। ये हमने आर्बिट्रली एक पॉइंट फिक्स कर दिया कि हमने मान लिया कि भाई जो एलिमेंट है वो तो भगवान ने हमको बना के दिए हैं, ठीक है। तो एलिमेंट हमको अगर भगवान ने बना के दिए हैं तो उनको बनाने की जरूरत नहीं है, और उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। मतलब उन्हें हमें बनाने की जरूरत नहीं, उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, और नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यों डिफाइन किया, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों ने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि हम लोग रिएक्शन का डेल्टा H0 निकाल सकें, ठीक है। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं डेल्टा H0, that is the standard enthalpy of a reaction in terms of delta HF naught, heat of reaction in terms of enthalpy of formation, ठीक है। तो सपोज करो बच्चों, पहले तो क्या करना है उसको रट्टा मारो, क्यों ये मैं समझाता हूं तुम्हें, बट पहले क्या करना है उसको याद कर लो तुरंत, कि कोई रिएक्शन है A प्लस BB गोज टू C प्लस DD, ठीक है। तो इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन है उसको हम लोग लिख सकते हैं द टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस बात को पहले, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है, इक्वेशन है, इसको एकदम याद कर लो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H0 लिख सकते हो। मैं आपको डिटेल में समझाने भी जा रहा हूं कि ये इक्वेशन कहां से आती है, ठीक है, बट पहले तो इसको हम लोग ध्यान रख लें। तो टोटल डेल्टा HF नॉट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टोटल क्या लिखोगे भाई? अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि किसी भी सब्सटेंस के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है ना। जैसे C के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए डिफाइन होगा। अब इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है? C मोल्स ऑफ C दिख रहा है। तो C मोल्स ऑफ C का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा? C इनटू डेल्टा HF नॉट ऑफ C, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF तो हमने 1 मोल के लिए डिफाइन किया था। अब C मोल्स ऑफ C आ गया तो C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो डेल्टा H भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ये बात हमने समझी हुई, ठीक है। उसी तरह से D इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ D आ गया यहाँ। समझ गए बात को? ये टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें से क्या करना कि माइनस रिएक्टेंट वाला कर देना। तो A इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ A प्लस B इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ B, ठीक है। इस तरह से किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन लिख सकते हो। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। अब आता है सर ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला हो गया, मान लीजिए हम याद भी कर लेंगे इसको, सिंपल सा फॉर्मूला है ना, कि इस तरह से सर ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का कर देंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा कि सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन तुमको दे देगा और बोलेगा कि डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन निकालो, तो ये सब काम तुम कर पाओगे आराम से। अच्छा, ये ध्यान रखना कि अगर ABCD में से कोई एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट हुआ, ठीक है, तो उसका डेल्टा HF नॉट नहीं दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। डेल्टा HF नॉट ऑफ एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, ये बात सभी बच्चों को मालूम है कि ये कितना होता है भाई? 0 होता है। तो जैसे मान लो ABCD में से B जो है वो ऑक्सीजन गैस है, तो इसका नहीं दिया हुआ है,
तो ये तुमसे उम्मीद की जाएगी कि तुम जानते हो कि एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट और इसका 0 मानना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये सब काम जो है हमें करना होगा। तो ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए क्वेश्चन में डेल्टा एच एफ नॉट निकाल लेंगे, सॉरी डेल्टा एच नॉट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ठीक है इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे आया ये रिलेशन? तो बहुत ही आसान है। देखो, दुनिया में होने वाली किसी भी रिएक्शन को, कोई भी इस दुनिया में रिएक्शन हो रही, मान लो R goes to P, ठीक है, तो दुनिया में होने वाली किसी भी रिएक्शन को तुम ऐसे सोच सकते हो कि रिएक्टेंट से हम लोग पहले आ गए एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब पेपर पे इस तरह से सोचा जा सकता है। और यही एप्लीकेशन है थर्मोकेमिस्ट्री के लॉ का। तो रिएक्टेंट से हम लोग एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट में आ गए और एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से हम लोग प्रोडक्ट में चले गए। किसी भी रिएक्शन को ऑन पेपर ऐसे सोच सकते हो, रिएक्शन ऐसे हो नहीं रही है, रिएक्शन R goes to P हो रही है, लेकिन आप उसे पेपर पे इस तरह से सोच रहे हो कि हम एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से पे आ गए और उससे हम लोग प्रोडक्ट पे चले गए, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि इस ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अगर डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि एंथैल्पी जो है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। और ये हम लोगों ने पढ़ा था हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पिछली क्लास में, कि रिएक्शन चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का अब यूज करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। ये बात आप ध्यान रखें कि हम ऐसा सिर्फ पेपर पे सोच रहे हैं, दिस इज ओनली आवर अजम्पशन ऑन पेपर। रिएक्शन हो तो ऐसे ही रही है, लेकिन मजे की बात यह है कि जो एंथैल्पी है वो एक स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। तो हम उसको अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पेपर पे इस तरह से सोच ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन को आप बोल रहे हो कि रिएक्टेंट से पहले एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट में आ गए और एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से प्रोडक्ट में चले गए। अब एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो कोई भी चीज अपने एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से बनती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये वाली जो रिएक्शन मैंने रेड से दिखाई है, ठीक है, इस पे फोकस करिए। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो होगा द टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और नॉट का मतलब सिंपली स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गया। और यहां पे हम लोग क्या करें, अब जैसे सपोज करो 1 मिनट के लिए कि मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूं, मान लो एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से रिएक्टेंट में जा रहा हूं, तो ब्लू वाली रिएक्शन का एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से रिएक्टेंट में जा रहा हूं, तो ब्लू वाली रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हो जाएगा डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ टोटल डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन जो है वो तो ब्लू वाले डायरेक्शन में नहीं हो रही है, तो ब्लैक वाले डायरेक्शन में हो रही है, तो रिएक्शन उल्टी हो रही है। और रिएक्शन उल्टी होती है तो डेल्टा एच के साइन में क्या लग जाता है, माइनस। तो रिएक्टेंट से यहां आ रहे हो तो ये हो गया माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। और यहां से तुम्हारे पास ये रिलेशन आ गया कि डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू, हेसेस लॉ पढ़ाया था पिछली क्लास में, इसको प्लस इसको जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, टोटल। और इस बात को सिर्फ याद मत करो बच्चों, इसको फील करो कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो तुम सीधे R से P जाओ या पेपर पे तुम इस तरह से सोच के कर लो, एक ही बात है। तो टोटल डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट। ये जो जनरल बात मैंने कही है इसको मैं एक और स्पेसिफिक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मैंने बोला कि दुनिया में होने वाली किसी भी रिएक्शन को आप ऑन पेपर इस तरह से सोच सकते हो, प्रैक्टिकली करा सकते हो या नहीं ये बात नहीं हो रही है, लेकिन ऑन पेपर तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये सब पेपर पे होने वाली कहानी है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस तुम मानो कि एक सिंपल सी रिएक्शन जो हम बहुत बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गोज टू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, ये रिएक्शन हो गई है, ठीक। ये रिएक्शन मैंने लिखी।
अब ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। इस रिएक्शन को मैं ऊपर बताए हुए मेथड से सोचना चाहता हूं, तो ये मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, रिएक्टेंट, और ये मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से पहले मैं चला आया एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। अब इसमें एलिमेंट क्या क्या है भैया, इसमें कार्बन है। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, कार्बन सॉलिड लिख देता हूं, वैसे उसका स्पेसिफिक मतलब कार्बन ग्रेफाइट है, ठीक है। अच्छा, और क्या दिख रहा है, और हाइड्रोजन दिख रहा है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, 2H2 गैस। 2H2 मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो H2 गैस होता है, 2 बैलेंस करने के लिए लगाया। और O2 तो एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट है ही है, 2O2 गैस। तो मैंने सोचा पेपर पे, अपने मन को ऐसे समझाया कि एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट पे चले आए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, कार्बन 2H2 गैस प्लस 2O2 गैस। अब क्या इन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से मैं दोबारा से प्रोडक्ट बना सकता हूं? बिल्कुल। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन है ना, ये दोनों मिला के आप CO2 बना दो, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला के आप 2 मोल H2O बना दो। ठीक है, तो देखो जो मैंने लॉजिक ऊपर बताया था वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करके दिखा दी ना भाई। 1 मोल ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये CO2 लिख दो, तो ये क्या हो गया, डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2। और 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिला के 2 मोल पानी बनाओ, तो ये हो गया 2 टाइम्स डेल्टा HF नॉट ऑफ पानी। समझ रहे हो? तो किसी भी रिएक्शन को रिएक्टेंट से एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट और एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन इतना सोचने में तुम्हारा समय गया ना, तो बार बार इतनी हम लोग तामझाम थोड़ी ना करेंगे, पहले इससे बनाए, इतना बनाए, इतना समय जीवन में किसी के पास नहीं होता है। तो इसलिए अपनी बात को छोटे शब्दों में कहने के लिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम लोग इसका रट्टा मार लिए, बस खत्म कहानी, कि हर रिएक्शन में ऐसा होता है। तुम दुनिया की कोई भी रिएक्शन लिख लेना, हर रिएक्शन को तुम इस तरह से ऑन पेपर इंटरप्रेट कर सकते हो कि पहले रिएक्टेंट से एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट में आओ, शॉर्ट फॉर्म में मैं SS लिख दे रहा हूं, एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट में आओ और एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से प्रोडक्ट में चले जाओ। लेकिन ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार में समझ में आ गया है तो आगे से हमको बस ये याद कर लेना है, डेल्टा HF नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सो लेट अस प्रैक्टिस अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए, कैलकुलेट delta H naught of reaction of given reaction। given reaction क्या है, OF2 गैस plus H2O gas goes to O2 gas plus 2 HF gas। दिस इज द गिवन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, और बोला गया है डेल्टा HF नॉट ऑफ OF2 गैस इज इक्वल्स टू 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा HF नॉट ऑफ H2O gas is equals to minus 57 किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा HF नॉट ऑफ HF gas is equals to minus 64 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं इसे अब, है ना। तो इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को निकालना है डेल्टा H नॉट, ठीक है। तो डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन, पहला क्वेश्चन है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं पूरा पूरा। तो क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा HF नॉट टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा HF नॉट ऑफ O2 गैस प्लस 2 टाइम्स डेल्टा HF नॉट ऑफ HF गैस। ये समझ में आ रहा है?
डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ O2 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ HF। ये हो गया टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट, तो OF2 और प्लस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ H2O। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में OF2 का दिया है, H2O का दिया है, HF का दिया है। तो HF, OF2 और H2O ये वैल्यूज तो मैं पुट कर दूंगा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है बच्चों। O2 का नहीं दिया है, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि O2 इज एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो इसका तो जीरो ले लेना है हमको। ये तो जीरो हो गया सीधे सीधे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ HF। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -64। यूनिट सबकी सेम है इसलिए चिंता का विषय नहीं है। 2 इंटू -64 हो गया ये, ठीक है। तो ये 2 इंटू -64 हो गया, और फिर इसमें से हमको क्या करना है, माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ OF2। तो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ OF2 कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 5.5, और H2O का कितना दिया हुआ है, H2O का दिया हुआ है H2O का दिया हुआ है -57। तो यहाँ पर हम लोग -57 डाल देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा यूनिट सेम है सबका। ये हो गया -128, ठीक है, और ये है -57 और प्लस 5.5। तो 57 में से 5 गया तो 52, और फिर 0.5 और गया तो 51.5। तो -51.5 बनेगा, और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 51.5, ठीक है, ये चीज आ रही है, ठीक है। तो अब है आपके सामने -128 और 51.5। तो आप सिंपली क्या करो कि 128 में से 51.5 माइनस कर दो, माइनस साइन लगा देना बाद में, और क्या, ठीक है ना। तो देखो भाई कितना बन जाएगा ये पहले तो एक इसमें से काटो, इधर आ गया कितना, 7 आ गया। 7 - 1 6, और 12 - 5 7, और इधर 10 बनेगा, 76.5 आएगा विथ माइनस साइन। तो -76.5 किलो कैलोरी पर मोल, ये आंसर है, ठीक है ना। तो इजी सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी खाली। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे इसे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन। सभी को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए कंबशन मतलब क्या होता है बच्चों, ये आप जानते हो। कंबशन मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करना, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का, है ना, लिखो डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच मतलब QP, हीट एक्सचेंज। एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a compound, of any compound, is combusted with, 1 मोल होना चाहिए, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल आप जला दो, is combusted with excess of O2। O2 का एक्सेस क्यों होना चाहिए, ताकि कंबशन कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि 1 मोल लिए और O2, मतलब 1 मोल लिए कंपाउंड का, और O2 जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो पता चला पूरा 1 मोल जल ही नहीं पाया,
तो 1 मोल अगर नहीं जल पाया तो जो हीट आई, कुछ ना कुछ तो हीट तो होगी, लेकिन उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक फिक्स डेफिनेशन है कि 1 मोल जलाने पर जो हीट का एक्सचेंज हो तो उसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं। ठीक है, इज कंबस्टेड विथ एक्सेस ऑफ O2। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये बात हम लोगों को मालूम है या आपने भाई बहुत बचपन से सुनी होगी कि कंबशन रिएक्शंस ज्यादातर जो है वो एक्सोथर्मिक होती है। मोस्ट ऑफ दी, मतलब खासकर जो फ्यूल्स होते हैं ना, फ्यूल्स जैसे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मीथेन, इथेन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब जो है वो हाइड्रोजन फ्री फ्यूल की तरह कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, पेट्रोल वेट्रोल, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन ही तो होता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल, दे आर ऑल हाइड्रोकार्बन। सब ऑक्टेन वगैरह होता है, ऑक्टेन ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन नहीं ऑक्टेन होता है, ब्यूटेन तो गैस होता है, ऑक्टेन हेप्टेन, इन सब का मिक्सचर होता है। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि अधिकतर कंबशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। ठीक है, मोस्ट कंबशन रिएक्शंस, मतलब मेटल वेटल का अगर हटा दें कुछ कुछ का, तो ज्यादातर कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मोस्ट कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। मतलब मैं ये पॉइंट तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि कभी तुम क्वेश्चन कर रहे हो और वहां डेल्टा H नॉट कंबशन का साइन वगैरह नहीं दिया हुआ है, तुम्हारे मन में कुछ डाउट आ रहा है, तो उसको तुम नेगेटिव मान के निपटा देना सवाल। वैसे तो नेगेटिव के साथ देना चाहिए, बट कभी किसी क्वेश्चन में तुम्हारे मन में कुछ एलिमेंट ऑफ डाउट आ गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तो डेल्टा H नॉट कंबशन को तुम नेगेटिव मान लेना। क्यों? क्योंकि मोस्ट कंबशन रिएक्शंस आर व्हाट, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज्ड, और हीट रिलीज को हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, लोग नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। ज्यादातर का डेल्टा H नॉट कंबशन नेगेटिव होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखो, अगर कभी कंफ्यूजन में फंस जाओ तो नेगेटिव मान के कर देना कुछ। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में एक आध जगह पॉजिटिव है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं उतना, मोस्टली नेगेटिव है। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब डेल्टा H नॉट कंबशन का और मीनिंग समझते हैं। तो हमने क्या बोला, 1 मोल कंपाउंड लेना है, क्या करना है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराना है। जैसे मान लो मीथेन से शुरुआत करते हैं, तो भैया तुमने क्या किया, मीथेन गैस ले लिया स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पे, उसकी कंबशन तुमने O2 के साथ करवाई। ठीक, हाइड्रोकार्बन है, ये बात तुम बचपन से जानते हो कि इससे CO2 गैस प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 मोल मीथेन होना चाहिए, 1 मोल मीथेन होना चाहिए। अब बैलेंस करो जरा इसे, तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, ऑक्सीजन 4 हो गया तो यहाँ पे 2 लगा, मीथेन 1 ही मोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब होगी तो इसमें, अभी मैंने बताया एक्सोथर्मिक है तो तुम्हें साइन तो पहले से पता चल गया, तो हीट रिलीज होगी। तो जो भी हीट रिलीज होगी कांस्टेंट प्रेशर पर, उसे हम लोग बोलेंगे, इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H है उसे हम बोलेंगे डेल्टा H नॉट combustion of CH4 gas when 1 mole of a compound is combusted with O2। अब इसको 2 मोल O2 का ही जरूरत है, लेकिन O2 हम लोग इन जनरल खूब ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि जो ठीक है ज्यादा ले लेंगे तो बचा रह जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, मतलब इसका कंबस्शन पूरा हो जाना चाहिए। तो यहां जो एंथैल्पी का चेंज है बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे द डेल्टा H नॉट कंबस्शन ऑफ मीथेन गैस, ये डेल्टा H नॉट कंबस्शन ऑफ मीथेन गैस में। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मान लो बेंजीन का कराना चाहते हैं, तो बेंजीन जो है वो क्या होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, तो C6H6 लिक्विड प्लस O2 गैस, 1 मोल बेंजीन लिए उसका कंबस्शन कराए, ये भी भैया हाइड्रोकार्बन है, तो इससे भी CO2 गैस प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन का 1 ही मोल रखना है, तो इस इक्वेशन को अगर बैलेंस किया जाए तो 6 कार्बन है तो यहाँ पे भैया 6 आ जाएगा, 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 6 2 12 3 15। अच्छा इसको मत टच करना, इसका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, समझ रहे हो? तो जो भी बैलेंसिंग करनी है बाकी सबके साथ करो, तो यहाँ पे 15/2 आ जाएगा। ये एक रिएक्शन हमने लिख दी। इस रिएक्शन में 1 मोल बेंजीन का कंबस्शन हो रहा है, तो जो भी हीट का एक्सचेंज होगा ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगी, उसे हम लोग बोलेंगे द डेल्टा H नॉट कंबस्शन, द डेल्टा H नॉट कंबस्शन ऑफ C6H6 लिक्विड। ठीक, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट
जिसकी तरफ मैं आपका अटेंशन लाना चाहूंगा, और ये हो सकता है अगर आपको बहुत क्लियरली नहीं बताया जाए तो क्वेश्चन में आप फंस जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से सेट कर दिए जाते हैं। आप अगर गौर करो तो मैंने H2O के बगल में गैस या लिक्विड नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, ध्यान से देखो, है ना। तो अब H2O के बगल में क्या लिखा जाए? अब H2O भाई, पानी जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, और पानी जो है वो गैस भी हो सकता है। लिक्विड भी लिख सकते हैं और गैस भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिक्विड भी लिख सकते हैं, गैस भी लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर कुछ भी लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे क्वेश्चन करने में? तो देखो, अभी तक तो फर्क नहीं पड़ रहा था बच्चों, है ना, आज तक की पढ़ाई में फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब फर्क पड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि केमिकल रिएक्शंस के लिए डेल्टा H और डेल्टा U को रिलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक। या वर्क के लिए फॉर्मूला निकाला था माइनस डेल्टा NgRT। ये सब फॉर्मूले निकाले थे हमने केमिकल रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो अब मान लो जैसे बोल दिया जाए इस रिएक्शन का डेल्टा H पता है, बोल दे डेल्टा U निकालो या वर्क निकालो, तो तुम अगर ये सब क्वेश्चन आएगा तो नो डाउट तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तुम्हें हीट एट कांस्टेंट प्रेशर देके हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा जाए, ठीक है। और अब अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे ये डेल्टा Ng निकालने के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ गैसेस को ही तो कंसिडर करते हो। और अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि H2O के बगल में लिक्विड लिखा है कि गैस लिखा है, क्योंकि अगर गैस लिखा हुआ है तब मैं इसको कंसिडर करूंगा, लेकिन अगर लिक्विड लिखा हुआ है तब फिर मैं डेल्टा Ng के लिए H2O को कंसिडर नहीं करूंगा। तो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, लिक्विड लिखा है कि गैस लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, थर्मोकेमिस्ट्री के सवालों में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे पता चलेगा, H2O तो भाई लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं तुम्हें एकदम क्लियर कट फ्लो चार्ट बना देता हूं कि कब तुम्हें क्या करना है, ताकि कोई कंफ्यूजन जो भी हो सब एक बार में खत्म हो जाए, ठीक। तो एक सिचुएशन तो हो सकती है कि रिएक्शन गिवन इन प्रॉब्लम, रिएक्शन इज गिवन इन प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने जो भी रिएक्शन है वो लिख के दी है। तो लिख के दी है तो उसने सॉलिड लिक्विड गैस ये सब भी लगा के दिया होगा, तब तो बात ही खत्म हो गई ना। तब तो फिर तुम्हारे नाजुक कंधों पे जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हें अब सोचना है, तब तो जो लिखा हुआ है, जो लिखा है वैसे कर दो, खत्म हो गई बात, ठीक है। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर रिएक्शन लिखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, अगर हमारे ऊपर रिएक्शन लिखने की जिम्मेदारी, ठीक है, इफ रिएक्शन नीड्स टू बी रिटन, अगर हमें खुद लिखना है, पेपर बनाने वाले ने सिर्फ इतना बोला कि मीथेन को जला दिए या बेंजीन को जला दिए, ठीक है, इफ रिएक्शन नीड्स टू बी रिटन, तो H2O प्रोडक्ट बनेगा कंबस्शन में हाइड्रोकार्बन के, ये तुम्हें मालूम है, जनरली हाइड्रोकार्बन के ही सवाल रहेंगे, ठीक है। तो H2O के आगे, H2O के आगे तुम लगाना लिक्विड यदि टेम्परेचर क्वेश्चन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दिया हुआ है तो, क्योंकि जनरली पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 1 atm प्रेशर पे, ठीक है। और तुम H2O के आगे लगाना गैस अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा, कुछ नहीं बोला जाएगा, बोलेगा रिएक्शन हो रही, बस खत्म कहानी। तो टेम्परेचर जब नहीं दिया हुआ है तो तुम स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर मान लेना कि सारी दुनिया जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिंदा रहती है, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। तो तुम 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेना, इफ नॉट गिवन, तो अज्यूम T इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर 25 माना है तो तुम पानी को लिक्विड ही लिखना, ठीक है। समझ में आई बात ये? अच्छा, अब इसमें क्या है, कुछ जो बच्चे खुराफाती टाइप के होते हैं उनके मन में मतलब इस टाइप फालतू का डाउट आ जाता है कि सर आप बताएं 100 से कम है तो ये करना है, 100 से ज्यादा है तो ये करना है। सर मान लीजिए क्वेश्चन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो क्या करना है? तो भैया देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये सवाल ऐसा है कि हम जाके LOC पे पैर रख दिए तो अब बताइए हम किस मुल्क में हैं, तो इस सवाल का कोई जवाब हो ही नहीं सकता है भाई। LOC पे हमारा आधा पैर हिंदुस्तान में, आधा पैर पाकिस्तान में, तो बताइए हम कौन से देश में माने जाएंगे। तो ये तुम्हारे मन पे डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को जिस देश का मानना चाहते हो,
समझ में आ रही है बात ये? तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड गैस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये बात केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हमने देखी थी और लिक्विड एंड सॉल्यूशंस में भी थोड़ा सा हमने देखा था। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड गैस दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो अब हम वहां पे कोई क्रिस्टल क्लियर आंसर ही नहीं दे सकते हैं कि लिक्विड है कि गैस है। तो ऐसा नहीं होगा, या तो टेम्परेचर 100 से कम होगा या 100 से ज्यादा होगा, और ज्यादातर तो यही होगा कि टेम्परेचर दिया ही नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, H2O के आगे 25 मानते हुए लिक्विड लिख दोगे। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट लेट अस से कि हम लोग C2H4 गैस का इथीन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन का रिएक्शन हमें लिखना है, ठीक है। तो हमने 1 मोल इथीन ले लिया, हाइड्रोकार्बन है, और इसको ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराया। हाइड्रोकार्बन है तो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा CO2 गैस, और टेम्परेचर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ H2O और लिक्विड लिख देता हूँ 25 मानते हुए, ठीक है। इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको बैलेंस करूंगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन को 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 1 मोल इथीन 3 मोल ऑक्सीजन के साथ जलेगा, CO2 और H2O बनाएगा। इस रिएक्शन में कुछ हीट रिलीज होगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जनरली, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 gas when 1 mole of compound is combusted with excess of water. इसे हम डेल्टा H0 कंबशन ऑफ C2H4 गैस बोलेंगे। फिर आप सपोज करो कि हम लोग H2 गैस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना चाहते हैं, मतलब रिएक्शन लिखना चाहते हैं। तो H2 गैस के लिए क्या लिखेंगे भाई, H2 गैस ले लेते हैं, ठीक है, और इसको O2 गैस के साथ जलाते हैं। H2 जब जलता है और O2 जलता है तो इससे पानी बन जाता है। पानी को 25 मानते हुए लिक्विड लिख देते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा के यहाँ 2 मत लगाना। जिसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख रहे हो उसका 1 ही मोल होना चाहिए, ठीक है। जिसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसका कंबशन करा रहे हो उसका 1 मोल होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे हाफ O2 गैस, ठीक है। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा उसे, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा उसे नाम देंगे डेल्टा H0 कंबशन ऑफ H2 गैस, ठीक। अच्छा, डेल्टा H0 कंबशन ऑफ H2 गैस को क्या मैं डेल्टा HF0 ऑफ H2O लिक्विड भी बोल सकता हूं क्या? द आंसर इज यस, ये बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन पढ़ा था। तो पानी के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या बोले थे कि 1 मोल पानी बनाओ, किससे बनाओ, एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से बनाओ। तो 1 मोल पानी एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन को अगर पानी के नजरिए से देखा जाए तो ये पानी का फॉर्मेशन है, और हाइड्रोजन के नजरिए से देखा जाए तो ये हाइड्रोजन के 1 मोल का कंबशन है और पानी के 1 मोल का फॉर्मेशन है। तो कुल मिला के रिएक्शन तो वही है, रिएक्शन तो यही है ना। अब तुम इसको नाम कुछ भी दे दो, हीट तो उतनी रिलीज हो रही होगी ना। अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को थोड़ी ना पता है कि तुम उसको अभी कंबशन के नजरिए से देख रहे हो कि पानी के फॉर्मेशन के नजरिए से देख रहे हो। ये नजरिया तुम्हारा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से मतलब वो लोग रिएक्ट करके पानी बना देंगे, बात खत्म। अब तुम उसको पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वही फॉर्मेशन दिख रहा है, और हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वही कंबशन दिख रहा है। तो बात तो एक ही है, रिएक्शन तो वही है ना। चाहे पानी का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखने के लिए बोलूंगा तो भी यही लिखोगे, हाइड्रोजन का कंबशन लिखने के लिए बोलूंगा तो भी यही लिखोगे। इसलिए ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, फिर मान लो कि अगर तुमको मैं बोलूं कि कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन लिखो, तो कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन बच्चों क्या लिख दोगे, कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन खाली सॉलिड भी लिखा रहे तो इन जनरल जब तक अलग से डायमंड नहीं बोला जाए तब तक उसको ग्रेफाइट ही माना जाता है, ठीक है। प्लस O2 गैस, तो बस इसके 1 मोल का कंबशन कराओ, C प्लस O2 क्या बना दोगे, बोलो CO2 बना दोगे, हो गया, बात खत्म हो गया। लो, तो
इसको क्या बोलोगे? डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड, और इसी को क्या बोलोगे? डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 गैस, क्योंकि CO2 का एक मोल बन रहा है, किससे बन रहा है? एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट लेटर से हम लोग एल्युमिनियम सॉलिड का डेल्टा एच एफ नॉट लिखना चाहते हैं। तो एल्युमिनियम सॉलिड का हम लोग डेल्टा एच एफ नॉट लिखेंगे तो हम 1 मोल एल्युमिनियम ले लें, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन के साथ जलाएं। तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या करते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये बना देगा Al2O3 सॉलिड। अब मुझे इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो कुछ बच्चे बोलते हैं अच्छा सर देखिए यहाँ 2 लग रहा है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ 3 लग रहा है तो यहाँ 3/2 लगा देते हैं। ये रिएक्शन तो सही है, बट क्या इस रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ एल्युमिनियम बोलना सही होगा? द आंसर इज नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 मोल एल्युमिनियम जल गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसका कंबशन करा रहे हो उसका 1 मोल ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस रिएक्शन को इस प्रकार से बैलेंस करो, इस रिएक्शन को इस प्रकार से बैलेंस करो कि एल्युमिनियम का 1 ही मोल रहे, बस बाकी कुछ भी हो सकता है। तो एल्युमिनियम का 1 मोल रहे तो भैया यहां पर लगाओ, फिर क्या 1/2 लगाओ, समझे? और ऑक्सीजन हो गया 3/2, तो 3/2 हो गया तो यहां पर लगाओ 3/4, ताकि 3/4 इंटू 2 होकर 3/2 बन जाए। तो ये जो रिएक्शन का डेल्टा एच होगा इसको बोलोगे डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ, सॉरी, डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ, क्या बोलो? डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ Al सॉलिड, ये बोलोगे। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा इसे डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 सॉलिड बोला जाएगा, क्योंकि 1 मोल Al2O3 सॉलिड बन रहा है। किससे बन रहा है? एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है। मेटल के लिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती थी? सॉलिड, और ऑक्सीजन के लिए तो गैस होती है। तो यहां से हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि इस केस में ऐसा नहीं बोला जाए कि डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ एल्युमिनियम सॉलिड इज इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ Al2O3 सॉलिड। ऐसा हम बोल रहे हैं तो गलत है, ये है ना, दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि Al2O3 सॉलिड के लिए रिएक्शन ये है और डेल्टा एच नॉट कंबशन के लिए रिएक्शन ये है, और ये दोनों रिएक्शन सेम नहीं है ना भाई। मुझे 1 मोल एल्युमिनियम जलाना है तो रिएक्शन ये है, और मुझे 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाना है तो रिएक्शन ये है, और ये सेम नहीं है। अच्छा, इनके बीच में क्या रिलेशन है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली रिएक्शन को इंटू 2 कर दो तो ये आ जाता है। तो रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2 इंटू डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड, 2 इंटू डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड इज इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ Al2O3 सॉलिड। ये रिलेशन करेक्ट है ना। ऊपर वाला इक्वालिटी जब लगा रहे थे तब गलत था, लेकिन दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो अब हम लोग को सिंपली बस हम लोग मीनिंग तो समझ ही गए हैं, हमको कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं इस पे। बट क्वेश्चन करने के पहले एक छोटा सा पॉइंट, जो वैसे तो मैं आपको गैसियस स्टेट में यूडियोमेट्री में भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देता हूं क्योंकि उसकी जरूरत फिर से पड़ेगी यहाँ पे। प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन का क्या पॉइंट है कि मान लीजिए हम लोग कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या किसी भी कंपाउंड का हम लोग कंबशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बच्चों अगर कार्बन प्रेजेंट होता है तो कार्बन के लिए प्रोडक्ट बनाना होता है CO2। हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन के लिए प्रोडक्ट बनाना होता है H2O, ठीक है। नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो उसके लिए प्रोडक्ट बनाना होता है N2। नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर बनते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से इतनी आसानी से कंबाइन नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज N ट्रिपल बॉन्ड N हैज अ वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी। तो नाइट्रोजन के लिए N2 बनाना होता है।
सल्फर अगर प्रेजेंट होता है तो उसके लिए SO2 बनाना होता है, और फॉस्फोरस अगर प्रेजेंट होता है तो उसके लिए P4O10 बनाना होता है। ये ध्यान रखो। मतलब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि भाई जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, ये तो जानते हो ना कि कोई हाइड्रोकार्बन अगर है CXHY का, मान लो उसका फॉर्मूला CXHY है, कोई हाइड्रोकार्बन है, तो उसको कंबस करा के क्या बनाते हो? प्रोडक्ट CO2 + H2O लिखते हो। अब मान लो कभी तुमको ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए कि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, CXHYNZ, और इसको O2 के साथ कंबस करवाए, कोई अमीन है मान लो जैसे, या नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो होगा तो खैर उसमें ऑक्सीजन भी हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, नो अलग से प्रोडक्ट। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे CXHY है तो तुम CO2H2O बनाए, बट CXHY, सॉरी दो चीजों को मैंने मिक्स कर दिया, रुक जाओ। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो तुम्हारे पास C6H12O6, इसको जानते हो ना, ग्लूकोज बोलते हैं, इसको कंबस कराते तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो दिख रहा है, तो तुमने बोला सर कार्बन के लिए CO2 बना दिए, हाइड्रोजन के लिए हम H2O बना दिए। अब सर ऑक्सीजन के लिए आप तो कुछ बताया नहीं क्या करना है, तो ऑक्सीजन जो है वो सब इसी में एडजस्ट हो गया है। ऑक्सीजन के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता। ये सब बात मैं पहले बता चुका हूं, वैसे अगर आपको याद होगा तो यूडियोमेट्री पढ़ते समय पढ़ाया था मैंने। तो इसको बैलेंस करने के लिए 6 2 12 और 6 18, यहाँ भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट है, कार्बन के लिए CO2, हाइड्रोजन के लिए H2, नाइट्रोजन के लिए N2, सल्फर के लिए SO2, फॉस्फोरस के लिए P4O10 और ऑक्सीजन के लिए नो अलग से प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी क्या है, CXHYNZ जैसे है तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन दिख रहा है, तो भैया प्रोडक्ट साइड पे तुम CO2 लिख देना और तुम H2O लिख देना, और नाइट्रोजन के लिए तुम N2 बना देना। फिर बाकी एक्चुअल क्वेश्चन में तो XYZ पता होगा, तो तुम ये सब अपना बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो ये होगा। ये ध्यान रखना कि नाइट्रोजन के लिए कोई ऑक्साइड नहीं बना, बस बाकी सब तो बहुत स्टैंडर्ड चीज है। सल्फर वल्फर के लिए SO2, फॉस्फोरस रेयरली कभी क्वेश्चन में दिखेगा तो दिखेगा, बाकी तो दिखने वाली चीजें ज्यादातर ये और ये हो और ये हो। सल्फर का भी आए तो ये कर देना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा कभी। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन करते हैं कुछ अब सीधे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन सम न्यूमेरिकल्स ऑन हीट ऑफ कंबशन। तो नोट डाउन करिए सब लोग, पहला क्वेश्चन लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, डेल्टा H0 combustion of C6H12O6 solid is equals to -5650 kcal, मतलब किलो कैलोरी पर मोल। फिर डेल्टा HF0 ऑफ CO2 गैस है -390 किलो कैलोरी प्रति मोल। डेल्टा HF0 ऑफ H2O लिक्विड है -290 kcal पर मोल। और ये सब डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और बोला गया है फाइंड डेल्टा HF0 ऑफ C6H12O6 सॉलिड। चलिए तो अटेम्प्ट करिए इसको, फिर हम लोग डिस्कस करें। तो आइए सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। तो देखो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले क्या है कि ग्लूकोज का डेल्टा H0 कंबशन दिया हुआ है और ग्लूकोज का डेल्टा HF0 पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो आप कि पहले तो ग्लूकोज के कंबशन की रिएक्शन लिखो जरा। तो डेल्टा H0 कंबशन फॉर ग्लूकोज का अगर रिएक्शन लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा C6H12O6 सॉलिड प्लस 6O2 गैस goes to 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड। टेम्परेचर कुछ नहीं दिया है तो मैंने बताया H2O को लिक्विड लिख लेना है। इस रिएक्शन का
डेल्टा एच नॉट आप जानते हो भाई, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच नॉट है वही तो है डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट मुझे मालूम है, और वो डेल्टा एच नॉट इस रिएक्शन के लिए वही कंबशन ऑफ ग्लूकोज है जो कि -5650 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर है। ठीक, यहां तक की बात सब समझ गए। अच्छा, फिर मुझे और क्या क्या डेटा दिया हुआ है? मुझे कार्बन का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, मुझे H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, और मुझसे ग्लूकोज का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच बच्चों मैं जानता हूं। ठीक, अच्छा, अब दुनिया में किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन के टर्म्स में लिख सकता हूं। दुनिया में किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच मैं फॉर्मेशन के टर्म्स में लिख सकता हूं, और वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट मैं फॉर्मेशन के टर्म्स में इस प्रकार से लिखूंगा कि टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो मैंने लिखा 6 टाइम्स डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 गैस प्लस 6 टाइम्स डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ H2O लिक्विड, क्योंकि 6 मोल है। ये हो गया टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C6H12O6 सॉलिड माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C6H12O6 सॉलिड ग्लूकोज का। और ये तो बच्चों क्या है, O2 का तो लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ लिखने के लिए लिख दो एक बार, लेकिन उसकी वैल्यू तो 0 ही पुट करोगे ना तुम, तो छोड़ो उसको, हटाओ। ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट होना चाहिए, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये किसके बराबर है? ये -5650 डेल्टा एच के बराबर हो गया। रिएक्शन का डेल्टा एच यही तो दिया हुआ है ना। तो बस अब इसमें सारा डेटा पुट करो, निकाल लो, आंसर आ जाएगा। भाई अभी तक क्या होता था कि तुम्हें ये और ये और ये पता रहता था, तुम ये निकाल लेते थे। अब तुम्हें ये पता है, तुमसे ये निकालना है, तो एक ही बात है, मैथ्स की इक्वेशन में एक तरफ की चीज दे के एक तरफ की चीज पूछ ली जाए, तो कोई बहुत खास चीज नहीं है इसमें। वैल्यू पुट कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी। कितना कितना करोगे बताओ? 6 इंटू CO2 का कितना दिया है भाई? -390, और प्लस 6 इंटू पानी का कितना दिया है भाई? -290, माइनस इसको मैं x मान लेता हूं, बार बार इतना मजदूरी करने का जरूरत नहीं है ना। एक्चुअल मैं तो क्वेश्चन करूंगा तो सीधे यही इक्वेशन बनाऊंगा, अब इतना बार बार सोचा नहीं जाता है, वो समझ में आ जाता है। बोर्ड का एग्जाम हो तो लिख देना, है ना। -x और इज इक्वल्स टू -5650, ठीक है ना। तो बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 6 इंटू -390, ये हो गया 60, 6 9 54, कैरी और 5, 6 3 18 और 23, -2340। अच्छा ये कितना हो गया? 0 4 5 -1740 माइनस x इक्वल्स टू -5650, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, देख लो यहां से क्या आंसर आ जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 1570 किस में दिया हुआ था? किलो कैलोरी में दिया हुआ था ना सारा। यूनिट क्या ली थी मैंने? हाँ, किलो कैलोरी ली थी, ठीक है। तो 1570 के कैल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। हीट रिलीज्ड in combustion of 1 milligram of hydrogen is 150 joule
heat released in combustion of 1 milligram of hydrogen is 150 joule. Find number 1 delta H naught combustion of H2 gas, and 2 heat released during formation of 1 gram of H2O लिक्विड। ठीक है, तो अटेम्प्ट करिए इसको जल्दी से। ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर तो बोला गया है डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ H2 गैस निकालना है। ठीक है, तो H2 गैस की रिएक्शन आप क्या लिखोगे? कंबशन की H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गोज टू H2O लिक्विड, ये रिएक्शन लिखोगे आप H2 गैस के कंबशन की। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो 150 जूल हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो एक मिलीग्राम, जस्ट अ मिनट, 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो 150 जूल हीट रिलीज होती है। ठीक है, डेल्टा H नॉट कंबशन के लिए हमें क्या करना है बच्चों? हमें 1 मोल हाइड्रोजन को जलाना है, 1 मोल हाइड्रोजन, और 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 2 ग्राम, और 2 ग्राम का मतलब 2000 मिलीग्राम। तो 2000 मिलीग्राम हाइड्रोजन से कितना हीट रिलीज होगा? 150 इंटू 2000 जूल। अब इसको अगर किलो जूल में करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 300 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ H2 gas will be equals to minus 300 kilojoule because it is heat released per mole। फिर से बता देते हैं एक बार जल्दी से। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन जलाने पर इतना हीट रिलीज होता है, और आपसे पूछा गया डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस को जलाना है। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब 1 मोल H2 मतलब 2 ग्राम हो गया, और 2 ग्राम का मतलब 2000 मिलीग्राम हो गया। तो 1 मिलीग्राम से इतना आया, तो 2000 मिलीग्राम से इतना आ जाएगा। ये जूल में था, इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये कन्वर्ट हो गया किलो जूल में। लेकिन ये हीट, क्वेश्चन को पढ़ के साफ साफ देखिए, हीट रिलीज बोला हुआ है ना, तो इतनी हीट क्या हो रही? रिलीज हो रही, रिलीज। तो रिलीज हो रही मतलब नेगेटिव है ना, तो डेल्टा H नॉट की वैल्यू तो नेगेटिव बोलोगे ना आप, तो बस माइनस 300 किलो जूल पर मोल हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड। तो अब इस रिएक्शन का डेल्टा H आया है कितना? माइनस 300। मतलब ये रिएक्शन जब हो रही है तो 300 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है, और इस रिएक्शन में 1 मोल पानी बन रहा है। 1 मोल पानी का मतलब 18 ग्राम पानी हो गया। ठीक, तो इसका मतलब 18 ग्राम से जो क्यू रिलीज है, क्यू रिलीज में हम लोग साइन नहीं डालेंगे क्योंकि क्यू रिलीज मतलब रिलीज तो लिख ही दिया ना वहां पे हमने, मतलब अब खाली मैग्नीट्यूड बताना है। तो क्यू रिलीज 18 ग्राम से कितना है? 300 किलो जूल। तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा? बाय 18 कर दो, तो 1 ग्राम से क्यू रिलीज की वैल्यू हो जाएगी 300 किलो जूल अपॉन 18। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे और बात करेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में।